एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ मास्टरपीस कॉल्ड लाइफ। यानी कि वही बात है कि आपके एफर्ट से आप कितनी चीज़ों को बेटर कर सकते हो। द थिंग्स इन योर कंट्रोल कैन बी डन इन अ बेटर मैनर, एंड जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो पॉजिटिविटी के साथ काम करते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म अच्छा होगा, फल ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। एंड मेजर यही चीज होती है कि जो चीज आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी उससे भी बेटर हो सकता है। राइट, तो आज की मेजर न्यूज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि जानते हैं कौन सी मेजर न्यूज है कि इंडिया रशिया के टाइज अब और ज्यादा स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ रहे हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, क्या क्या चीजों के ऊपर आगे काम या प्लान किया जा रहा है, ट्रेड टाइज को कैसे बूस्ट करने की बात की जा रही है। सेकेंड न्यूज कह रही है कि आरबीआई टू कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या क्या चीजें होने वाली है यहाँ पर कि डॉलर्स को परचेज करना है या रुपीज को परचेज करना है या इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करने की बात हो रही है। ये सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो कितना अमाउंट है उसका वो सारी बात करेंगे। देन यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का एकदम से सडन शिफ्ट हो गया है। सडन शिफ्ट एज इन कि देवर इनिशियली प्लानिंग, या प्लानिंग क्या, इनिशियल पॉलिसी वॉज कि वो एशिया नेशंस या एशियन नेशंस की तरफ एंड स्पेसिफिकली चाइना को एज ए थ्रेट कंसिडर करके अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंसिडर कर रहे थे। बट अब सडन शिफ्ट आ गया उस पॉलिसी के अंदर एंड लैटिन अमेरिका पे द पॉलिसी हैज शिफ्टेड। एंड जो जितने भी एशियन नेशंस हैं या कॉम्पिटिटर नेशंस हैं उनको यहाँ पर ट्रंप ने मियरली क्या बोल दिया है कि वो अब सिर्फ इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। एंड यूरोपियन यूनियन के काफी सख्त खिलाफ यहाँ पर ट्रंप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहा है उन्होंने उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड अब देखते हैं एक्स्ट्रा न्यूज क्या हम डिस्कस करेंगे। दैट इज यूएस स्क्रैप करने वाला है हेपेटाइटिस बी की शॉट्स फॉर इन्फेंट्स। डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में भी। पूरी न्यूज क्या है। बिल फॉर द राइट टू डिस्कनेक्ट, क्या बोलता है ये। आर्कटिक एंड न्यूक्लियर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मॉस्को, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट होने की बात यहाँ पर या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो सकते हैं। एंड स्पेशल सेस ऑन पान मसाला, कल यहाँ पर एक हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिक बिल जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें हमने बोला था कि एक स्पेसिफिक वर्ड हिंदी का ऐड कर दिया गया था। मल्टीलिंगुअल बिल के ऊपर यहाँ पर मुद्दा क्रिएट हो गया था, है ना। उसी के इन रिटर्न या इन एडिशन टू दैट यहाँ पर एक और चीज है वो उसके साथ डिस्कस करेंगे पान मसाला वाली न्यूज के साथ। देन नीतीश कुमार फाइंड्स अ प्लेस इन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। 10th टाइम उन्होंने ओथ ली है एज द सीएम ऑफ बिहार। इसी वजह से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट किया है। क्या है ये पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसको डिस्कस करेंगे। मनरेगा जो है वेस्ट बंगाल में 2022 के अंदर बंद कर दिया गया था एंड उसे रिज्यूम करने की बात की जा रही है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या कंस्ट्रेंट्स है यहाँ पर, क्या उनका टेक है इस पर, उसको डिस्कस करेंगे। एंड एआई हैल्यूसिनेशंस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेसिफिकली क्या रोल है, क्या यहाँ पर चीजें जो है मुद्दे जो है एआई से रिलेटेड सामने आ रहे हैं। ताइवान और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा सा इंटेंसिफाई यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। देन कॉन्गो एंड रवांडा का फाइनली पीस एग्रीमेंट हो चुका है एंड अगेन यूएसए के द्वारा इसे ब्रोकर किया गया एंड यूएसए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम दैट वाज गोइंग ऑन बिटवीन कॉन्गो एंड रवांडा। तो इंडिया की जो यूपीआई है वो एक्सपैंड करने जा रही है इनटू मल्टी नेशंस। अभी ऑलरेडी 7 या 8 नेशंस के अंदर, इवन आई गेस 9 नेशंस के अंदर यूपीआई चल रहा है, बट एक्सटेंड किया जाना है इसे आगे भी, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आरबीआई की कैंपेन डिस्प्यूट रिडर्सल्स को लेकर क्या कहती है। एंड रेपो रेट्स के अंदर जो है वो कट होने वाले हैं, क्यों कट होने वाले हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। बल्कि जीडीपी तो हम देख रहे थे कि बढ़ रही है, क्या वो रियल जीडीपी थी, क्या वो नॉमिनल जीडीपी थी। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो पब्लिक कम्युनिकेशंस फ्रेमवर्क वो स्ट्रीमलाइन होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए जो कि स्पेसिफिकली अब यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी वालों के लिए ये स्पेसिफिक न्यूज है, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन इज द की। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस क्यों दिया, ये क्यों बात बोली। ठीक है, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 6 दिसंबर के एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स द हिंदू से ही हम लेते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं आपकी पहली न्यूज कि यूएस स्क्रैप्स हेपेटाइटिस बी शॉर्ट फॉर रिकमेंडेशन फॉर इन्फेंट्स। तो अब हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है एंड हेपेटाइटिस एचपीवी बोलते हैं हम इसको। हेपेटाइटिस वायरस जो है उसी की वजह से स्प्रेड होती है। एंड मेजर कम्युनिकेशन की जब हम बात करें इस डिजीज की, वो इन्फेंट स्टेज पे ही हो जाती है एंड बिफोर यू कैन से ये प्रेगनेंसी वाली स्टेज पे ही हो जाती है। एंड मेजर आइडिया इज कि अगर जो मदर है, ठीक है, ऑफ द चाइल्ड, अगर कंसीव करने के टाइम पे मदर टेस्ट पॉजिटिव, तो ऑब्वियस ही बात है कि बच्चे के अंदर हेपेटाइटिस बी का जो जर्म्स है वो अभिया वायरस जो है वो अवेलेबल होगा। अगर मदर नेगेटिव टेस्ट होती है तो देयर आर चांसेस कि नहीं होगा हेपेटाइटिस फ्रॉम द मदर, बट अदर सोर्सेज स्टिल प्रिवेल। ठीक है, तो इसी वजह से अब क्या होता है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, इवन की जो हमारी हेल्थ पॉलिसीज है, उसके अकॉर्डिंगली हेपेटाइटिस बी का जो शॉट है वो एट टाइम्स ऑफ बर्थ विद इन 2 मंथ्स लगवाना चाहिए। उसके बाद इसके 2 या 2 बार वैसे और इस शॉट को एडमिनिस्टर कराया जाता है, इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर कराया जाता है।
ठीक है। तो अब क्योंकि वायरस से अब यहाँ पर प्रॉब्ली आपको क्या चाहिए, एंटीबॉडी तो चाहिए ही ना। तो अब इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बिना किसी तरह के ऐसे सबूत को, कोई स्टडी को पढ़ते हुए या कोई रेफर करते हुए, उन्होंने डायरेक्टली ये बोल दिया है कि हेपेटाइटिस बी जो है उसको एलिमिनेट करने के चांसेस जो है मेजर स्टेजेस पे तभी आते हैं जब पहला शॉट एडमिनिस्टर करा दिया जाना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली जो 3 यहाँ पर शॉट्स दिए जाते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम अप टिल द एज ऑफ 2 और 3 ईयर्स, उसको कम करके ना अब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शॉट को मैंडेटरी कर दो, ठीक है, जो कि विद इन 2 months ऑफ द बर्थ होना चाहिए ऑफ द इन्फेंट। एंड उसको भी कंपलसरी तब किया जाएगा जब जो मदर है वो अब क्या है हेपेटाइटिस के लिए पॉजिटिव टेस्ट की गई है, एंड अगर नेगेटिव उनको टेस्ट किया गया है इन दैट सिचुएशन तो पेरेंट्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करेगा कि वो सेकंड या थर्ड शॉट को एडमिनिस्टर कराना चाहते हैं। नहीं, फर्स्ट शॉट कंपलसरी करके बाकी 2 शॉट्स जो है वो फॉर द नेगेटिव, जो जितने भी बच्चे हैं या जो मदर्स जब नेगेटिव है या बच्चा जब नेगेटिव निकल के आता है तो ही इन दैट केस होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट शॉट इज मैंडेटरी एंड ये जो चीजें हैं वो एकदम से सडनली चेंज हुई। ठीक है, तो इसी वजह से अब कोई ऐसे कोर्ट यहाँ पर नहीं किया गया है रिसर्च को, बस ऐसे बायोलेटरली अपनी मर्जी से ही, बायोलेटरली भी क्या यूनानिमसली जो डिसीजन है सॉरी उसके ऊपर ये डिसीजन ले लिया गया है। तो यूएस का जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं एकदम से सडनली वो चेंज तो नहीं की जा सकती, बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर पहले से रिक्वायर्ड होंगे या चेंजेस जो है वो रिक्वायर्ड होंगे कि उसको करना पड़ेगा, उसके बाद जाके जो हेल्थ पॉलिसी है वो बेटर तरीके से ऑपरेट कर सकती है। राइट, तो अब ये सिंपल से आपकी न्यूज थी। देन क्वेश्चन जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। पहली चीज कि हेपेटाइटिस बी इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन कॉज क्रॉनिक डिजीजेस। सेकेंड है हेपेटाइटिस बी इज मोस्ट कॉमनली स्प्रेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड एट बर्थ और थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, कि अब हेपेटाइटिस बी जो है वायरल इन्फेक्शन है जो कि जनरली आपके लिवर को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो लिवर को तो इम्पैक्ट करती है, बट उससे पहले अगर आप देखोगे कि क्रॉनिक डिजीजेस को भी यहाँ पर फैला सकती है। ठीक है, क्रॉनिक डिजीजेस जो कि अब रीअकरिंग जिनको हम बोलते हैं या जिनको रेकरिंग बोलते हो आप। ठीक है, रिकरिंग डिजीजेस लिवर की वजह से अब आपका जैसे आप पेट भी खराब हो सकता है, लिवर से रिलेटेड आपको जितनी प्रॉब्लम्स है इनिशियली वो बार बार हो सकती हैं। हो सकता है कि बाइल सिक्रीशन में आपकी बाइल जिसको हम बोलते हैं लिवर बाइल को सिक्रीट करता है ना, बाइल सिक्रीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। बार बार हो सकता है कि आपको जॉन्डिस हो सके। ठीक है, तो हो जाया करे। तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज होती है कि बार बार ये डिजीज जो होती रहती है जब आपको हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए आप वायरस के लिए पॉजिटिव जब आप टेस्ट होते हो। दूसरी चीजें मैंने आपको बोला कि स्पेसिफिकली मदर के साथ ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि अदर रीजंस भी हैं। ठीक है, अब उसके अंदर अदर रीजंस के अंदर क्या होता है, जब बॉडीली फ्लूइड्स के साथ एक इन्फेक्टेड पर्सन के दूसरा व्यक्ति जो है वो चपेट में आ जाता है। बट इन चिल्ड्रन ऑल्सो अगर आप देखो एक हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ ट्रांसमिशन भी है। हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स कि एक बच्चा या एक इन्फेंट जो है जो कि पॉजिटिव टेस्ट किया गया है, अगर उसका सलाइवा या उसकी बॉडीली फ्लूइड्स भी एक सेकेंड बच्चा जो कि अब नेगेटिवली टेस्टेड है उसकी कंटामिनेशन या उसकी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसको भी यहाँ पर क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन पॉसिबल है इन द केस ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो ये डिटेल्ड आंसर जो है WHO की साइड से लिया गया है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। द न्यू बिल टू अलाउ द राइट टू डिस्कनेक्ट फॉर एम्प्लॉइज। तो सबसे पहली चीज क्या है, ये प्राइवेट मेंबर्स बिल है। ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इस बिल के अंदर ना स्पेसिफिकली अगर हम बात करें राइट फॉर टू डिस्कनेक्ट, अब इसका मतलब यही है कि जो हमारे सोसाइटी है स्पेसिफिकली जो वर्क कल्चर से रिलेटेड ये बात करता है, द राइट टू डिस्कनेक्ट मीन्स कि टिल द टाइम आपकी शिफ्ट यहाँ पर है, ठीक है, अगर 9 से 6 आप काम कर रहे हैं तो 6 बजे के बाद आप बिल्कुल भी अंटिल एक्सट्रीम इमरजेंसी नहीं आ जाती है आप ऑफिस के ना कॉल्स उठाओगे ना आप रिप्लाई करोगे ईमेल्स को, ना कोई किसी भी तरह का रिप्लाई या ऑफिस वर्क आप नहीं करोगे। ठीक है, दैट इज योर राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड इन विच यू आर वर्किंग। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को यहाँ पर एक रिलैक्सेशन का टाइम पीरियड होगा एंड आप इससे क्या कर सकते हो, वर्क लाइफ बैलेंस को एस्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कल फ्राइडे था, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन ही जनरली इंट्रोड्यूस होता है, तो अभी इंट्रोड्यूस भी किया। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा इसी वजह से फ्राइडे को की जाती है, सिंस इट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल। तो अब इस चीज को यहाँ पर कहा गया, एक बिल तो ये इंट्रोड्यूस हुआ, दूसरा बिल हुआ व्हेन इट कम्स टू नीट। कि नीट को स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो तमिलनाडु को नीट के एग्जाम्स को अलग करने की यहाँ पर बात की जा रही है कि तमिलनाडु इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नीट प्रोसेस। इसके लिए भी एक बिल को फैसिलिटेट यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर्स बिल की जब हम बात करें तो उनकी चांसेस ऑफ यू कैन से कि पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कैसे, वो मैं डिस्कस करूंगी आगे क्वेश्चन के थ्रू भी आपसे। ठीक है, तो वो अब बहुत चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी रेयर इन दैट सिचुएशन। बट अगर आप देखो लास्ट ईयर अगर हम देख रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल 2024 जो है वो पास किया गया था, जो
फाइनली अब इन पिक्चर भी आ चुका है, एनैक्ट भी हो चुका है ना, मेंस्ट्रुअल जो लीव है वो भी कंपलसरी कर दी गई, ठीक है। एंड जो वर्किंग कंडीशन में जो विमेन है जो कि मेंस्ट्रुएट करती हैं या कई एट टाइम्स पीरियड जो या एट टाइम्स, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो जो प्रॉपर फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर बात बोली गई थी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू यहाँ पर आई थी। प्राइवेट मेंबर बिल का एक मेजर इनिशिएटिव यहाँ पर यही होता है, मेजर रोल यही होता है कि जो भी वॉइड्स यहाँ पर सोसाइटी के अंदर सरकार या गवर्नमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है या उनके ध्यान से निकल चुका है, तो इन दैट सिचुएशन जो अब हमारे प्राइवेट मेंबर बिल है वो इन छोटे छोटे बिल्स के थ्रू उन वॉइड्स को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम ऑपोजिशन करती है या इवन के प्राइवेट मेंबर भी कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से अब ये जो अब दो तरह के जो बिल्स है प्राइवेट मेंबर बिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल्स इफ नॉट पास रिजल्ट्स इन द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट, सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये। सेकंड, अ प्राइवेट मेंबर इंटेंडिंग टू इंट्रोड्यूस अ बिल मस्ट गिव एटलीस्ट 1 month's notice for their intention. So which of the statements above is or are correct? The correct answer is option number B, ठीक है। अब प्राइवेट मेंबर के केस में अगर बिल पास नहीं होता तो सबसे पहली बात कि प्राइवेट मेंबर होता कौन है। प्राइवेट मेंबर इज कि चाहे वो ऑपोजिशन का मेंबर हो, ठीक है, वो किसी भी तरह के मिनिस्टर नहीं होते हैं, ऑपोजिशन में ही जनरली होते हैं, मिनिस्ट्री उनके पास किसी तरीके की नहीं होती है, ठीक है। एंड वो अपने इंडिविजुअल बेसिस पे विच एवर ही और शी मे थिंक्स फिट कि एक वर्ड को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो उस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस करने के लिए उनको एक प्रीवियस, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल है ना, कोई एक सिंपल से व्यक्ति, आप खुद सोचो लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स के आसपास, ठीक है, इन मेंबर्स के बीच में कोई एक सिंपल मेंबर अपना कोई बिल इंट्रोड्यूस करना चाहता है जो मिनिस्टर भी नहीं है, मिनिस्ट्री भी उनके पास नहीं है, तो उनको एडिक्वेट टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा पहले, यानी कि तो लोकसभा या पार्लियामेंट की बात करें तो 1 month का टाइम पीरियड होता है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको बताना पड़ता है। तो जनरली फ्राइडेज का डे जो होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होती है, कोई ऐसे ज़्यादा मेजर बिजनेसेस नहीं होते हैं लोकसभा के या इवन पार्लियामेंट के, तो फ्राइडेज के दिन ही जनरली जो डिस्कशन है प्राइवेट मेंबर बिल्स की वो की जाती है, ठीक है। तो अब इसका मेजर रिजल्ट यही आता है कि आउटकम में अगर वो बिल पास नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, अगर सेशन जो है खत्म हो जाता है तो बिल ऑटोमेटिकली लैप्स भी हो जाता है इन दैट सिचुएशन। तो प्राइवेट मेंबर बिल अगर पास नहीं होता है तो सरकार क्यों गिरेगी, ठीक है, तो उनको कोई लेना देना ही नहीं है इस मैटर से, तो ये तो सिर्फ एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन आरबीआई टू कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेजेस ऑफ 1 lakh crore गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर लिक्विडिटी, ठीक है। तो अब ये बात कहां से आई, हमने तो ये चीज डिस्कस की थी कि हमारी तो जो जीडीपी है वो 8 point something से बढ़ रही है, 8 point something % से बढ़ रही है, तो उसके बाद सरकार यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगी अगर, ठीक है, सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर आरबीआई परचेज कर रहा है तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। तो फिर या तो अब हमारी जीडीपी का डेटा गलत है या हमारी लिक्विडिटी बढ़ाने वाली बात आरबीआई की गलत है, दोनों में से सही चीज क्या है। तो एक्चुअली में ये दोनों चीजें ही सही हैं। उसको समझते हैं वो कैसे कि जो जीडीपी की हमने बात की थी, एक हमारे पास रियल जीडीपी होती है, एक नॉमिनल जीडीपी होती है। तो ये 8% 8 point something % की जो ग्रोथ दिखाई गई थी यहाँ पर वो हमारा नॉमिनल जीडीपी थी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी थी जो कि इनकम्प्लीट पिक्चर को यहाँ पर दिखाती है। अब आरबीआई को जब भी कोई मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स के बाद डिसीजन लेना होता है तो ये नॉमिनल एज वेल एज रियल जीडीपी दोनों को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि नॉमिनल जीडीपी तो 8% कह रही है, ठीक है, बट अदर चीजें भी और बात कर रही हैं यहाँ पर कि अब तो इन्फ्लेशन रेट, अब जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक ये भी बोला था कि जो बेस रेट है उसको कम कर दिया गया था, ये जो बेस का जो आप कह सकते हो टाइम है उसको नीचे कर दिया गया था, लोअर कर दिया गया था, ताकि जो हमारी हल्की सी भी राइज एक्सपेंशन दिखे वो ज्यादा परसेंटेज में नजर आए, ठीक है। जब हमें एक्सपेंशन या ग्रोथ कम दिखानी होती है तो जो लो बेस को हम हाई बेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जनरली गवर्नमेंट यही करती है, ठीक है। तो अभी इस गवर्नमेंट की टाइम पे ये चीजें काफी ज्यादा यहाँ पर की जा रही हैं एक्सप्लोइट, ठीक है। तो बेस जो टाइम है, जो बेस हम ईयर लेते हैं उसके अंदर चेंजेस कर दिए गए, जिस वजह से जो रेट है वो जीडीपी का काफी ज्यादा हाई दिख रहा था हमें, तो इस वजह से एक्चुअल पिक्चर तो कहीं पे नजर नहीं आ रही थी। तो जीडीपी इन रियल टाइम्स अगर हम देखें तो एक्चुअली में लो है, ठीक है। तो लो होने की वजह से अगर जो एक्चुअली में ग्रोथ हो भी रही है, हमने ये चीज को भी टाइम एंड अगेन न्यूज़पेपर से ही मैं आपको ये फॉलोअप दे रही हूँ, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो लोग हैं पीपल आर सेविंग, ठीक है, पीपल आर सेविंग। एंड ये कैसे हमें पता लगा, सबसे पहली चीज हमें पता लगी इस चीज की कि जो लोग हैं वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वो इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो वो सेफर ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है। दूसरी चीज हमने यहाँ पर सीपीआई के डेटा को देखा। सीपीआई के डेटा के बेसिस पे, चलो मैं टाइम एंड अगेन यही बोल रही हूँ, कंज्यूमर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, बट कंज्यूमर पैटर्न्स अगर चेंज नहीं भी हो रहे हैं या थोड़े बहुत चेंजेस भी आ रहे हैं तो भी एटलीस्ट लोगों को खाने पे खर्चा तो करना चाहिए। तो जब हमने WPI इंडेक्स की बात की थी, वहां पे फूड एंड बेवरेज को एक लार्जर चंक यहाँ पर देने की बात हो रही थी, बट अगर आप देखोगे अभी के बेसिस पे तो वो WPI के डेटा के बेसिस पे भी अगर आप देखो तो जो हमारा फूड प्रोडक्ट्स है, बेवरेजेस प्रोडक्ट्स हैं, वो एक लार्जर चंक को डिनोट जरूर करते हैं, बट उसके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें या उसमें जो लोग हैं या उसका ग्रोथ सेक्टर की जब हम बात करें, ग्रोथ रेट की भी बात करें, तो वो नेगेटिव्स में यहाँ पर नजर आ रही थी। थोड़ा बहुत ही फेस्टिव सीजन में थोड़ा सा इंक्रीज आता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, तो एक्चुअली में अब क्या है, लोग खर्चा नहीं कर रहे, खर्चा कौन कर रहा है, सिर्फ सरकार कर रही है। तीसरी चीज हमने एक और डिस्कस की थी कि हमारे जो FDIs थी, ठीक है, वो इंडिया के अंदर अपना जो शेयर है या इक्विटी है उसको बेचकर वापस जा रही है ना। वन ऑफ द रीजंस विच वी डिस्कस कि जिस वजह से जो रुपी है वो फॉल हो गया, या जो रुपी का अब स्टेटस अगेंस्ट अगर हम US बात करते हैं वो फॉल हो गया, क्योंकि रुपी की जो सप्लाई इन द मार्केट सडनली इंक्रीज कि जो शेयर्स FDIs ने यहाँ पर बेचे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये सारा सिनारियो हमारा ऑटोमेटिकली चल रहा था। तो अब क्या हो रहा है कि एक्चुअली में अब लोग जब सेव कर रहे हैं, इंजेक्शन करने की जरूरत है। अब हमारी इकोनॉमी किस पे चलती है, एक सिंपल तरीके से देखो, इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, प्लस आपकी सेविंग होती है। ठीक है, अब उसके बेसिस पे हमारे पास जो टोटल आपकी इनकम होती है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, इनकम हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग हो रही है। अगर सेविंग का रेट बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इनकम की हम बात करते हैं उसका इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, कि सेविंग बढ़ जाएगी अगर, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो जो इकोनॉमी पहले 100 पे ऑपरेट कर रही थी, 100% जो है अगर इन्वेस्ट किया जा रहा था तो वो 100 पे ही ऑपरेट कर रही थी। ठीक है, अभी इस इन्वेस्टमेंट में से कोई व्यक्ति 20 रुपए बचाता है तो 80% हो जाएगी, तो ये 100 से 80% पे शिफ्ट हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट। तो धीरे धीरे करके अगर लोग सेविंग्स बढ़ा रहे हैं तो इन्वेस्ट कौन करेगा, इन्वेस्ट कौन करेगा? अगर सरकार इन्वेस्ट कर भी रही है तो वो इतना ज्यादा इनफ नहीं है, क्योंकि बहुत अगर आप मैक्रो लेवल पे आकर देखो तो, है ना, तो उसी तरह की लिक्विडिटी की इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो RBI यहाँ पर ऑपरेट करने की बात कर रहा है या इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है, उसमें सबसे पहले चीज है कि 1 लाख करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो बाय करेगा। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? जनरली बॉन्ड्स की ही बात होती है। ठीक है, पहली ये बात। अब उसमें से 50 जो 1000 करोड़ है वो अभी 13 दिसंबर को परचेज करेंगे, 50,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, 31 या 30 दिसंबर के आसपास जो RBI है वो परचेज करने वाला है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है RBI थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस मार्केट के अंदर क्या करता है, वो अब RBI तो पैसा ले रहा है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकार से अब खरीद रहा है ना, तो सरकार को इन रिटर्न RBI पैसा भी देगा। तो सरकार उसी पैसे के थ्रू क्या कर सकती है, उसी पैसे को इंजेक्ट कर सकती है इनटू द इकोनॉमी लेटर ऑन। ठीक है, तो इंजेक्ट करेगी, इससे क्या होगा कि सप्लाई ऑफ द मनी इन द मार्केट बढ़ेगी, थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो फर्दर आप क्या कह सकते हो कि जो लोग हैं उनको पैसा भी खर्चना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी चीजों के बेसिस पे अब हमारी इकोनॉमी थोड़ा बहुत चेंजेस आने की जरूरत है, लाने की भी जरूरत है कि मॉनिटरी सप्लाई, जब मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर लोगों की यहाँ पर बढ़ जाती है, तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो आगे हो सके। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो यहाँ पर कि एक और चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जा रही है कि USD INR बाय सेल स्वैप। ठीक है, USD INR बाय और सेल स्वैप। ठीक है, कितना अमाउंट है यहाँ पे, $5 बिलियन। ठीक है, तो ये $5 बिलियन का एक्चुअली में बाय और सेल USD INR का मतलब क्या है, फॉर 3 इयर्स। इसके थ्रू हमारे कोई भी ऐसा सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो RBI की बात कर रहे हैं, तो INR एंड US डॉलर्स उसी के बेसिस पे जिस हिसाब से जिनका अब मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, अब दूसरे की वैल्यू जो है वो कम होगी। ऑटोमेटिक सी बात यही है कि जैसे मैंने आपको ये चीज बताई कि रुपी का पॉलिसी वजह से हुआ, वन ऑफ द रीजंस वाज कि जो अब बाहर या FDI जो थी वो इंडिया में मार्केट में लिक्विडिटी लेकर जा रहे थे, तो INR जो है वो ज्यादा थे एज कम्पेयर टू US डॉलर्स, है ना। तो इस वजह से जो INR है उसकी वैल्यू US डॉलर्स के अकॉर्डिंगली कंपेरिजन में अब वो कम होती गई, वन ऑफ द रीजन, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी उसको स्वैप करता रहेगा RBI, यानी कि अगर रुपी की सप्लाई ज्यादा है मार्केट के अंदर तो अब जो RBI है वो डॉलर्स को बिकवाना शुरू कर देगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि इंडियन रुपी जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाए। ऑन दी अदर हैंड अगर ऑपोजिट सिचुएशन होती है कि US डॉलर की जो अब मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा हो गई है, INR की कम है, तो वो ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा या स्वैप कर देगा। मोर INRs विल बी टेकन बैक एंड जो US डॉलर है उसकी सप्लाई इंडियन मार्केट के अंदर बढ़ा दी जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत
कॉन्सेप्ट जो है वो बेटर होता रहेगा कि इंडियन करेंसी जो है इसको भी मेंटेन किया जा सके। ऑल्दो जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जो उन्होंने बोला कि हम मार्केट ऑपरेशंस के साथ डायरेक्टली यहाँ पर कोई हैम्पर नहीं कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ मेजर कि अगर कल को इकोनॉमी हमारी जो वॉलेटिलिटी के थ्रू जा रही है एंड जो ट्रेड से रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट किया जा सके, अदरवाइज द एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सी बात है, सिंपल सी न्यूज़ है। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी समझ में चीज़ नहीं आई हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बना सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप खुद से पर्सनली यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो इन द ग्रुप। ठीक है, वहाँ पर जितना भी डाउट होगा आपका वो ले लिया जाएगा डाउट को। ठीक है, उसको रेजोल्यूशन किसी तरीके से लिया जा सकता है उस डाउट का, तो पूछते रहना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो क्या है, आपका ये बेसिक्स का क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहली स्टेटमेंट कह रही है द क्वांटिटेटिव टूल्स कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द CRR, कैश रिजर्व रेशियो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आउटराइट एंड अपराइट। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है फॉल इन द बैंक रेट कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई। चौथी स्टेटमेंट कह रही है सेलिंग ऑफ अ बॉन्ड बाय RBI लीड्स टू रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स। पांचवी स्टेटमेंट कह रही है RBI कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट एट विच इट गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स। सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स है बट इनके मतलब बहुत ज्यादा है, आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर वैसे आप बताओ आपके हिसाब से आपको क्या लगता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 4 एंड 5। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है कि क्वांटिटेटिव टूल, क्वांटिटेटिव टूल क्या होता है कि जिसको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकें। ठीक है, अब मनी सप्लाई को अगर आप क्वांटिटी में, तो ऑब्वियस सी बात है कैश रिजर्व रेशियो का कितना परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंगली बढ़ा या घटा सकते हो। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई को तो वो ऑब्वियस सी बात है वो देखेगा, है ना। तो अब पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आओ, टू टाइप्स ऑफ मार्केट ऑपरेशंस, आउटराइट एंड अपराइट। दो तरह के मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आउटराइट होता है, दूसरा होता है रेपो। ठीक है, आउटराइट का मतलब क्या होता है कि जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर सरकार जो है डायरेक्ट तरीके से अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कंडक्ट कैसे कर रही है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर अगर आप देखो, हम यहाँ पर आपको अभी पीछे न्यूज़ की बात बताई है कि अब रेपो के बेसिस पे अगर देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर रही है। ठीक है, कि रेपो को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सप्लाई ऑफ द मनी मार्केट को इन द रेपो एरिया कैसे किया जा सकता है कंट्रोल। दूसरी होती है हमारे पास आउटराइट। ठीक है, आउटराइट में जो डायरेक्ट RBI यहाँ पर एक्शन ले सकता है। एक्शन डायरेक्टली अब उन्होंने क्या लिया है, यहाँ पर बोला है कि स्वैप करेंगे हम करेंसी को, या इवन की स्वैप परचेज एंड सेल की बात कर रहे हैं ऑफ द डॉलर एज वेल एज ऑफ INR। तो वो आपका अब एक तरह से आउटराइट तरीका हो गया कि हम क्या करना है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कंडक्ट करना है, या मार्केट को हम रेगुलेट करना चाहते हैं इन द डोमेस्टिक एरिया। ठीक है, तीसरी चीज है फॉल इन द बैंक रेट कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई। बैंक रेट भाई अगर गिर जाएगा, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को मिल रहा है यहाँ पर, वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो वो इंक्रीज करेगा ना मनी सप्लाई इन द मार्केट, डिक्रीज थोड़े ना करेगा। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है हमारी। तो सेलिंग ऑफ अ बॉन्ड बाय RBI लीड्स टू रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स की यहाँ पर अगर सेलिंग की जा रही है बॉन्ड की, तो वो क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स यहाँ पर कम थोड़े हो रहे हैं, वो तो बढ़ रहे हैं ना। रिजर्व RBI का बढ़ रहा है, अगर बॉन्ड को कोई सेल करता है यहाँ पर तो उसके रिजर्व्स तो बढ़ ही रहे हैं ना। उसके लिए तो वो रिजर्व एक तरह से तब था जब उसने बॉन्ड परचेज किया हुआ था, जब उसको वो बेच देता है उसके पास पैसे आएंगे। रिजर्व को तो बढ़ाने वाली यहाँ पर बात है कि क्वांटिटी ऑफ रिजर्व से बढ़ गए ना, ऑब्वियस सी बात है। तो RBI कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट एट विच इट गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। ऑब्वियसली यहाँ पर बैंक रेट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी स्टेटमेंट्स कौन सी करेक्ट हुई, फर्स्ट करेक्ट हुई, फोर्थ करेक्ट हुई एंड फिफ्थ करेक्ट हुई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट करेक्ट हुई, फोर्थ एंड फिफ्थ करेक्ट हुई। ठीक है, तो सेलिंग ऑफ द बॉन्ड जो कि RBI की रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स, एग्जैक्टली हाँ ये चीज सही है। क्वांटिटी ऑफ रिजर्व जो है ऑब्वियस सी बात है वो कम होते जाएंगे यहाँ पर। बॉन्ड को जब आप बेचते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो कम होती है, ऑब्वियसली जो क्वांटिटी ऑफ रिजर्व है वो ऑन द अदर हैंड क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाती है, वो सॉरी डिक्रीज हो जाती है। तो जो बट आपके पास पैसा जो है मैच्योरिटी पे आना है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आई वाज थिंकिंग ऑन द अदर वे अराउंड। ठीक है, तो जो क्वांटिटी है यहाँ पे वो रिजर्व की बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अगर बेचोगे तो कम होगी रिजर्व की क्वांटिटी, एंड एज वेल एज अगर आप खरीदोगे तो ऑन द अदर हैंड आपकी क्वांटिटी ऑफ रिजर्व जो है वो बढ़ेंगी। बट अगर आप RBI का स्पेसिफिकली नॉट RBI बॉन्ड की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिजर्व, बट अगर आप रिजर्व की टोटल एरिया में बात करते हो तो जितनी आप बॉन्ड्स को परचेज करोगे ना ऑन द अदर हैंड, उतना आपका रिजर्व जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर फॉलो करना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो दिल्ली मॉस्को लुक टू रेज आर्कटिक न्यूक्लियर कोऑपरेशन। तो अभी न्यूक्लियर कोऑपरेशन के बेसिस पे आर्कटिक रीजन को यहाँ पर एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है, एंड यहाँ पर इंडिया एंड रशिया आर क्लोजली इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप स्टेप्स। तो अब यहाँ पर ना एक और जो ट्रीटी है दैट इज
ट्रीटी ऑफ स्वालबॉर्ड, ठीक है, स्वालबॉर्ड आर्किपेलागो, स्वालबॉर्ड ट्रीटी जो है 1920 के अंदर साइन की गई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो स्वालबॉर्ड आर्किपेलागो है, जो कि अब नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास आपको नजर आएगा, ठीक है, इसके जितनी भी सॉवरेनिटी के राइट्स हैं ये दे दिए गए थे नॉर्वे को, ठीक है, सॉवरेनिटी राइट्स नॉर्वे को दे दिए गए थे। जितने भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे अब डेवलपमेंट ऑफ स्वालबॉर्ड के लिए ही लगाई थी। बट ये जो स्वालबॉर्ड की ट्रीटी है इसने ये चीज भी बोली कि किसी भी तरह की मिलिट्री बेसिस जो है वो यहाँ पर नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो जितने भी अब ट्रीटी ऑफ स्वालबॉर्ड के सिग्नेटरीज हैं, सिग्नेटरी नेशंस हैं और जो फ्रेंडली नेशंस हैं, दे कैन कैरी आउट रिसर्चेस, ठीक है, फॉर पीसफुल पर्पसेस ओनली। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में, इसी पीसफुल पर्पस को फुलफिल करते हुए रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली आर्कटिक न्यूक्लियर कोऑपरेशन के बेसिस पे, मतलब आर्कटिक रीजन के अंदर दोनों की ही कोऑपरेशन एंड न्यूक्लियर स्पेसिफिकली एनर्जी को एक्सप्लोर करने के लिए एंड जो भी अब रिक्वायर्ड यहाँ पर ब्रॉडनिंग कोऑपरेशन है न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर की, क्योंकि अभी हमने कल परसों भी ये चीज को डिस्कस किया है कि जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसके अंदर इंटरेस्टेड है इंडिया कि रशिया उनके अंदर इन्वेस्ट करे या रशिया इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो इस ऑपोजिट एंड पे अगर हम देखें तो रशिया इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग फॉर स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया, है ना। तो उस चीज को अब न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को फ्यूल साइकिल, लाइफ साइकिल सपोर्ट एंड ऑपरेशनल ऑफ द कुलकरम न्यूक्लियर पावर प्लांट की यहाँ पर बात की गई है कि उसका काम जो है वो शुरू हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो अब यहाँ पर छोटे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। तो अब डिस्कशन जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर यहाँ पे होती जा रही है। तो जो रिसर्चेज हैं या इवन की जो अब पॉसिबल आप कह सकते हो रिसोर्सेज हैं इन दी आर्कटिक रीजन, उनको भी एक्सप्लोर किया जाना जरूरी है। तो इसी वजह से ये न्यूक्लियर कोऑपरेशन स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्कटिक रीजन ऑल्सो एंड आर्कटिक रीजन एज अ होल फॉर द रिसर्च पर्पसेस को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, आर्कटिक रीजन को एक्सप्लोर करना है एंड न्यूक्लियर कोऑपरेशन की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो आर्कटिक रीजन में अगर हम बात करें तो स्वालबॉर्ड की ट्रीटी आती है एंड न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात करें तो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्वालबॉर्ड आइलैंड इज बॉर्डर्ड बाय द बेरेंट्स सी टू द ईस्ट एंड द ग्रीनलैंड सी टू द वेस्ट। India is not a signatory to the Svalbard Treaty. Which of the statements above are correct? The correct answer is option number A. First statement is correct. ठीक है, ये जब हम बात कर रहे हैं स्वालबॉर्ड आइलैंड की तो एक नॉर्वेयन आर्किपेलागो है आर्कटिक ओशन के अंदर, बेरेंट सी है ईस्ट पे, ग्रीनलैंड सी है वेस्ट पे, असेंशली कहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशंस, कन्वर्जेंस पॉइंट पे है। नॉर्वेयन सी जो है इसके साउथ में है, डिफाइन करती है लोकेशन मेनली बिटवीन नॉर्वे एंड नॉर्थ पोल, ठीक है। तो बेरेंट सी की बात करें यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ट्रीटी की, ठीक है, तो स्वालबॉर्ड ट्रीटी जो है उसको साइन करने वाली ये सारे नेशंस हैं जिसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है एंड रशिया भी सिग्नेटरी है ऑटोमेटिकली। देन ट्रम्प स्ट्रैटेजी शिफ्ट्स फ्रॉम ग्लोबल रोल वाउज रेजिस्टेंस इन यूरोप। तो अब रेजिस्टेंस इन यूरोप, अब सबसे बड़ी बात दिक्कत कहाँ पे आई है, ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब ट्रम्प का जो वो प्लान है वो फॉर गेटिंग अ नोबेल प्राइज फॉर पीस, ठीक है, उसके अंदर यूरोपियन यूनियन करंटली अब क्या है, एक बहुत बड़ा ना रोड़ा बन के आ गया। क्यों? क्योंकि अब यूएस डील ब्रोकर नहीं कर पा रहा बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है, एंड उसके पीछे का मेजर रीजन यूरोपियन यूनियन ही है। मैंने आपको कल परसों भी ये चीज बताई थी, है ना। तो अब क्या हुआ है कि जो ट्रंप ने अपनी जो पॉलिसी है वो टोटली चेंज कर दी है। उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम लैटिन अमेरिका के ऊपर फोकस करेंगे एंड इसके पीछे का रीजन यही है कि लैटिन अमेरिका के अंदर रिसेंटली जो वेनेजुएला हो गया या इवन के आसपास वाले रीजन हो गए, वहां पर वो क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रिमूव करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो इलीगल इमिग्रेंट्स या इवन के जो ड्रग कार्टल्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको निकालने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि लैटिन अमेरिका एंड अमेरिका एज अ होल विल बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड स्पेसिफिकली उन्होंने ये चीज़ को बोला कि जो हमारे अब चाइना जैसे नेशंस हो गए जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, या इवन उनके केस में तो ईस्टर्न नेशंस ही आ जाते हैं, जो ईस्टर्न नेशंस हैं जिनको अब यूरोपियन यूनियन एक तरह से थ्रेट पोज करता है एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके ऐसी सिचुएशन को बताया है। बट ट्रंप ने इस चीज़ को सरे से निकालते हुए कहा है कि दे आर नॉट अ थ्रेट टू अस। थ्रेट तो नहीं है वो, बट हमारे एक तरह से इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर की तरह वो जरूर एक्ट करते हैं, बट उनकी कोई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उन्हें नज़र में नहीं आती है, ठीक है। टू टैकल चाइना तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो बनाई जा सकती हैं। इतना ज़्यादा पैसा बाकी सारे नेशंस को यहाँ पर काउंटर करने के लिए अमेरिका नहीं खर्चना चाहता, क्योंकि अमेरिका लैटिन अमेरिका
अपनी ओरिजिनलिटी को यहाँ पर सेव कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो गंदगी है, अगर इन दैट शॉर्ट बेस में बोले उनके अकॉर्डिंगली, तो उन्होंने बोला कि जो बाहर से जो जनता आ रही है, जो इमिग्रेशन आ रही है, इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उनको वहाँ से वापस निकाला जाए एंड टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज़ बोली। एंड यहाँ पर यही बोला उन्होंने कि यूरोपियन यूनियन जिस भी अब आइडिया या आइडियोलॉजी पे चल रहा है, तो वो सिविलाइजेशनल इरेजर की तरफ चल रहे हैं कि अपनी सिविलाइजेशन को खत्म करने के लिए वो खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं दैट दे नीड टू मेंड देयर वेज। तो इसी वजह से यूएसए जो है वो अपना डिस्टेंस यूरोपियन यूनियन से करता हुआ या कर रहा है, वो चीज़ नजर आ रही है। यूरोपियन यूनियन से भी क्या है, इवन की नेटो नेशन से भी, जब स्पेसिफिकली उन्होंने अपनी जीडीपी या इवन की जो फंड्स है वो अमेरिका ने धीरे धीरे करके विड्रॉ करने शुरू कर दिए थे, नेटो से भी, नेटो की डेवलपमेंट के लिए भी। एंड उन्होंने यही बोला था कि द नेटो नेशंस शुड देमसेल्व्स कम अप एंड 5% ऑफ द जीडीपी उनको इन्वेस्ट करनी चाहिए फॉर द मिलिट्री पर्पस इफ रिक्वायर्ड। तो अभी उन्होंने ये बोला कि द वर्ल्ड रिक्वायर्स पीस। ठीक है, तो उस चीज की रिक्वायरमेंट है। देन लोकसभा पासिस बिल टू लिवाई स्पेशल सेस ऑन पान मसाला। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल है ना, ये वाला बिल हमने कल डिस्कस किया था, जिसपे मुद्दा क्रिएट हुआ था कि ये से वर्ड बीच में क्यों डाल दिया गया है। तो अब हमने टबेको बिल जो है उसकी भी बात की थी। अब उसी बिल के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या किया है कि स्पेशल सेस को लिवाई किया जाएगा, जो कि टोबैको प्रोडक्ट्स में स्पेसिफिकली अभी पान मसाला एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगा, जहाँ पे अगर जितना आप प्रोडक्शन करते हो, किस तरह की आप मशीनरी को यूज़ कर रहे हो, वो एक्स्ट्रा जो अब आप कह सकते हो प्रोडक्शन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा पैसा है उसके ऊपर भी, मतलब एक्स्ट्रा जो अमाउंट लग रही है, जो इन्वेस्टमेंट लग रही है, उसके ऊपर भी अब टैक्स लगा करेगा। 40% जो टैक्सेस हैं, फाइनेंस मिनिस्टर सेड कि वो मैक्सिमम परसेंटेज है जो जीएसटी ने हमें अलाउ किया है ना, कि 40% से कुछ ज़्यादा रेवेन्यू तो यहाँ पर आने नहीं वाला इन प्रोडक्ट से। सो अब कहने का मतलब यही है कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा सेस जो है प्रोड्यूसर्स के ऊपर लगाया जाएगा, जिससे क्या हो रहा है कि इनकम थोड़ी बहुत अब सेंट्रल गवर्नमेंट को हो सकती है। तो अब उन्होंने बोला कि हम ये खुद से रेवेन्यू तो बिल्कुल नहीं रखने वाले हैं, कि वील डू इट ऑन अ शेयरिंग बेसिस विद द स्टेट्स एज वेल एज इन द सेंटर। तो अब इसी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो पैसा है, उन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज़ को बोला है कि ये पैसा जो है हम ये हेल्थ वाला जो बिल है, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल के अकॉर्डिंगली, जो मेजर हमारा आइडिया होना चाहिए कि मतलब कि जो उनके अकॉर्डिंगली यही आइडियोलॉजी है कि पान मसाला जो कि अब किसको हेल्थ को इश्यूज देता है, तो वो हेल्थ इश्यूज को क्रिएट करने वाली प्रॉब्लम जो है पान मसाला ही है। उसी पैसे को अब हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पान मसाला की इंडस्ट्री से या कंजम्पशन की वजह से जो अब 40% जीएसटी तो आ ही रहा है, प्लस एक्स्ट्रा सेस लगा के जो पैसा आएगा उसको वापस से हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल जो सेस है वो लगाया जाएगा, और इसका यूजेज यही होगा, क्योंकि उन्होंने बोला हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इन इंडिया। ठीक है, देन नीतीश कुमार फाइंड्स अ प्लेस इन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो नीतीश कुमार जो है रेयर अचीवमेंट, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने होल्ड किया पोजीशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर फॉर 10 टाइम्स, एंड कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट उनको यहाँ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की तरफ से भी भेजा गया था। ठीक है, तो 10th टाइम जो है अब उन्होंने क्या किया है, वो अब बने हैं सीएम ऑफ बिहार। तो अब स्पेसिफिकली एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकमेंडेशन उनको या अचीवमेंट के लिए क्या यहाँ पर अप्रिशिएट किया गया है, दैट इज योर अनवेवरिंग डेडिकेशन, कमिटमेंट, विजन एंड विजनरी लीडरशिप एंड द ट्रस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ बिहार इन नीतीश कुमार। ठीक है, तो अब ये बहुत बड़ा वैसे टाइटल है, 10 बार मतलब 50 साल के लिए तो आप एक तरह से सीएम ही रह चुके हैं मेजरली। ठीक है, मोटा मोटा बात करें अगर बीच में सरकार नहीं गिरी तो 10th टाइम सीएम बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो रीवर्किंग प्रोसीजर्स टू रिज्यूम मनरेगा इन वेस्ट बंगाल, सेंटर इन्फॉर्म्स राज्यसभा। तो अभी सेशन में है पार्लियामेंट, तो क्वेश्चन तो पूछे जा ही रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ना यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई थी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की तरफ से टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन पुट किया गया था कि 2022 के अंदर आपने मनरेगा का काम सडनली बंद कर दिया वेस्ट बंगाल के अंदर, एंड इसके पीछे का पहले तो रीजन बताओ, तो आप इसको रिज्यूम क्यों नहीं कर रहे हो। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज बोली है, आपको डायरेक्शन दी है कि आप इसको रिज्यूम करो, तो आप इसको रिज्यूम क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसके रिस्पांस में यहाँ पर यही चीज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि 2022 के अंदर मनरेगा का पैसा सडनली बंद इसीलिए किया गया था क्योंकि किसी भी तरह का ना ऑडिट कंडक्ट हुआ था, ना किसी भी तरह को ऑन पेपर रिकॉर्ड अवेलेबल कराया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उनको तो यहाँ पर जो अगर ऐसी चीजें नजर आती हैं जो कि अनक्लियर है, उसके बेसिस पे जो अमाउंट है वो कट की गई थी। ऑल्दो जो लोग हैं उनका पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है मनरेगा वालों का, तो उनको वापस किया जाएगा। एंड सुप्रीम कोर्ट की जो अब हिदायत दी गई थी वो उनको जो रिकमेंडेशन है उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि बेटर अब रीवर्किंग प्रोसीजर जो कि बेटर इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं उनके ऊपर सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली में काम कर भी रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली में स्टेट गवर्नमेंट को अभी कितना 3082.52 करोड़ रुपीस जो है वो ओ करती है, ऑफ विच 1457.22 करोड़ जो है वो वेजेस हैं सिर्फ और सिर्फ मनरेगा के।
ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो तो यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए अब ड्यू है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के। उनमें से 1200 करोड़ के आसपास अगर आप देखोगे वो मनरेगा का ही पैसा है जो कि ड्यू है। तो उन्होंने बोला कि हम रीइंट्रोड्यूस करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बट द एक्चुअल पिक्चर विच सेज इज कि अब मनरेगा के लिए 2000 जो हमारा 24-25 का बजट था, 24-25 भी क्या 25-26 का जो बजट था, उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ 86,000 करोड़ रुपीस की एलोकेशन की गई थी। अब वेस्ट बंगाल में अगर कोई चीज़ शुरू ही नहीं की गई है इस 2022 के बाद मनरेगा की, तो पहली बात तो आपको पैसा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, पहले तो जो आपके ड्यूज हैं वो निकालने पड़ेंगे। उसके अलावा जो बाकी काम वर्कर्स करेंगे मनरेगा के वो भी, उसके लिए भी आपको वेजेस देनी पड़ेंगी। 86,000 करोड़ रुपीज़ में से ऑलरेडी 68,400 करोड़ रुपीज़ सरकार मनरेगा का पैसा खर्च कर चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बाकी के लिए अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल सोलली के लिए आप कैसा पैसा लेके आ सकते हो, दैट विल बी अ चैलेंज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन जजेस आर कॉन्शियस वोंट लेट एआई ओवरपावर जुडिशियल प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट। तो अब यहाँ पर ना मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बढ़ गया कैसे है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटिशन फाइल होती है, उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोला जाता है कि एआई जो है वो बहुत खतरनाक टूल है। इसके पीछे का रीज़न एंड स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिशरी ये चीज़ बोली गई थी इन द पिटिशन। क्यों? क्योंकि उसका अब यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है कि जो जजेस हैं वो केस सुनते हैं बट वो इमीडिएटली यहाँ पर डिसीजन नहीं देते। इसके पीछे का रीज़न पता क्या है कि वो पूरे की पूरी पिटिशंस को, क्या किसी ने सबूत दिए हैं, सब कुछ उसको गो थ्रू करते हैं एंड वो कितना ज़्यादा लीगली ट्रू है, ठीक है। एंड कोई कहानी अपनी तरफ से तो नहीं बना दी गई है, कोई केस लॉ ऐसा तो नहीं साइड कर दिया गया जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। वो सभी चीज़ों की वेरिफिकेशन जजेस खुद से करते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस है उसका, है ना। तो अब इसी वजह से एआई जो है इसी काम को खराब करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एआई जो है वो हैल्यूसिनेशंस को कॉज करता है। हैल्यूसिनेशंस कैसे? एआई हैल्यूसिनेशंस कैसे? क्योंकि अब जो नए वकील हैं या इवन के जो वकील हैं जिन्होंने कई बार केसेस तैयार भी नहीं किए होते, वो क्या करते हैं, वो चैट जीपीटी या एआई का यूज़ करते हैं और अपनी सिचुएशन बताते हैं। वो केस लॉ की डिमांड यहाँ पर करते हैं। केस लॉ की डिमांड के बाद क्या होता है, कई बार एआई जो है, जो कि एक मशीन लर्निंग मॉडल है, उसको एग्जिस्टेंस में पता ही नहीं है कि किस चीज़ की कैसे है। विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स वो एक ऐसे नए केस लॉ को या एक ऐसे नए लॉ को जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता है इन पिक्चर, आपको इतने कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करके देगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो गलत है। तो ये हैल्यूसिनेशंस जो है वो लोअर कोर्ट्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल है। इस पिटिशन के अंदर ये चीज़ बोली। दूसरी चीज़, जो जजेस हैं वो पॉइंट्स को वेरीफाई ही नहीं कर रहे एंड यही हैल्यूसिनेशंस की वजह से फेक केस लॉस, फेक सिनारियोज को जजेस भी जो मेहनत करने से यहाँ पर बच रहे हैं वो भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि ऐसे केस लॉस एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसको एक एज अ सीरियस थ्रेट लेते हुए कहा है कि एआई का काम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना है, बट व्हेन इट कम्स टू द फैक्ट्स एंड टू चेकिंग ऑफ द वेरियस थिंग्स, जिसमें वेरिफिकेशन के प्रोसेसेस आते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट आपका केस के अंदर क्या है, वो चीज़ों को अगर वेरीफाई करने की बात आ रही है तो वो जुडिशियल प्रोसेसेस के अंदर एआई कभी कर ही नहीं सकता। एंड जजेस का काम है उसको वेरिफिकेशन करना, एंड अगर जजेस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं इस काम को तो दिस मैटर विल बी डेल्ट विद सीरियसली। एंड एआई जो है हैल्यूसिनेशन अगर कॉज कर रहा है तो इसका डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ऐसे केस लॉज जो है बनाए जा रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसे लॉज जो बनाए जा रहे हैं, तो असली और नकली के बीच का फर्क यहाँ पर खत्म ही हो जाएगा जिस हिसाब से अडेप्टेशन यहाँ पर एआई की हो रही है। देन नेक्स्ट इज कि ताइवान से चाइना डिप्लॉयज वॉरशिप्स इन मिलिट्री ऑपरेशंस। कौन से रीजन के अंदर? मिलिट्री ऑपरेशन स्ट्रेचिंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम येलो सी टू द साउथ चाइना सी, क्योंकि एक थ्रेट टू द रीजन है एंड थ्रेट टू ताइवान है। ताइवान की स्टेटमेंट आई। बीजिंग ने ना इस चीज़ पे हाँ कही है ना इस चीज़ पे हाँ मना किया है। उन्होंने यहाँ पर बोला कि हाँ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जरूर है बट इट इज़ नॉट फॉर ताइवान। तो अब अगर ताइवान वाले रीजन के लिए मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अगर करनी होती तो वो कर चुके होते अभी तक, है ना। उन्होंने बोला कि इट इज़ जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पसेज ऑफ चाइना। तो अब उन्होंने ना डिनाई किया ना इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, बट उन्होंने बोला कि सॉवरेनिटी ऑफ जो ताइवान है, ताइवान की तरफ से स्टेटमेंट आई कि तो सॉवरेनिटी ऑफ ताइवान एंड इवन की जो इंडो पैसिफिक नेशंस हैं उनके लिए ये अलर्ट वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो अब चाइना ने इस पर कोई ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कहा, तो अब यही बोला गया, चाइना को हिदायत दी गई है कि आप अपने आप में ना रिस्ट्रेंट, थोड़ा सा सब्र रख के काम करो कि ये तरह का ये आपका काम या थ्रेट देने का तरीका बिल्कुल गलत है। देन यूएस प्रेसिडेंट प्रेजेस कॉन्गो रवांडा एज अ साइन अ पीस डील। तो दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो अब उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया गया है, यूएसए ने ही ब्रोकर किया है। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो है अब यूएसए की मार्केट ओपन हो चुकी है फॉर कॉन्गो एज वेल एज फॉर रवांडा एज अ होल।
ठीक है। तो अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी इन दोनों नेशंस के अंदर, एंड क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है उसको भी अब यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो ये ब्रोकर डील जो है अभी ट्रंप के सपने को अगेन थोड़ा सा यहाँ पर बेटर करती हुई नजर आती है। देन इंडिया टॉकिंग टू 8 more nations टू फॉर यूपीआई एक्सेप्टेबिलिटी। ईस्ट एशिया जो है मेजरली उसके ऊपर इंडिया फोकस कर रहा है, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जो है करंटली अभी कौन सी कंट्रीज के अंदर यूज किया जा रहा है? भूटान, सिंगापुर, कतर, मॉरिशस, नेपाल, यूएई, श्रीलंका एंड फ्रांस। ईस्ट एशिया में अब इंडिया फोकस ज्यादा कर रहा है। कौन से नेशन है, अगर आगे आते हैं मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी। देन आरबीआई आस्क्स लेंडर टू इंप्रूव सर्विस रिड्यूसिंग ग्रीवांसेस। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कैंपेन का नाम बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है ये 30 दिन का 60 दिन का कैंपेन है। 1 जनवरी 1 से शुरू किया जाएगा। रिड्रेसल के लिए है, ग्रीवेंस रिड्रेसल को यहाँ पर एड्रेस करने के लिए। तो नाम यही है कि री केवाईसी फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन्स को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है। तो ये कैंपेन से क्या होगा कि जो ग्रीवेंसेस हैं उसको जल्दी से जल्दी सेटल करने के लिए जो आरबीआई है उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को बोला है कि ग्रीवेंसेस को कम करो अपने एंड सर्विसेज को बेटर एंड फास्टर बनाओ। चीपर लोन्स लाइकली एज रेपो रेट कट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। अब ये जो न्यूज़ है वो आरबीआई का जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसके साथ यहाँ पर हल्का फुल्का डील करती है कि जो इन्फ्लेशन रेट है अगर वो कम हुई है फिर रेपो रेट कट करने की जरूरत क्या थी। बल्कि अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, ऑल्दो यहाँ पर जो अब जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं उसकी वजह से चीज़ें सस्ती ज़रूर हुई हैं, बट इन्फ्लेशन रेट ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक्चुअली में देखो तो वो बढ़ा है। तो अब जो आरबीआई है उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे सरकार के बारे में तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हुआ है, इस वजह से सप्लाई ऑफ द मनी इन द मार्केट एंड लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर जगाने के लिए हमने क्या किया है, 25 बेसिस पॉइंट्स पे हमने जो रेपो रेट है उसको कम कर दिया है। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर जो लोग हैं वो आगे वापस से इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये बिल्कुल टोटल ऑपोजिट पिक्चर ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट पोर्ट्रेज यहाँ पर नजर आता है। ठीक है कि मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है उन्होंने ये चीज़ का डिसीजन लिया, वरना ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर आपका इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी मैनेज्ड है, आपकी जो सरकार है वो पैसा खर्च रही है, लोग इंटरेस्टेड है, जिस तरीके से सरकार यहाँ पर डिनोट करती है चीज़ों को, है ना, अगर वही चीज़ एक्सेप्टेबल होती एंड ट्रू होती तो ये अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करना एंड इवन रेपो रेट का कट होना या इवन डॉलर एंड यूएस का जो स्वॉप है परचेज एंड बाय एंड सेल का, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ना हो रही होती। तो इन एक्चुअल जो पिक्चर है वो न्यूज़ आपको यही बताती है कि इकोनॉमी जो है एट दैट पर्टिकुलर रेट ग्रो नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो खर्चा कर रही है। बच्चे कह रही हूँ मैं आपको कि जो इवन के जो गवर्नमेंट के अलावा जो यहाँ पर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की जब हम बात कर रहे हैं कि वो अब पैसा खर्चने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, लीकेजेस भी हैं एंड इवन की सेविंग्स यहाँ पर हो रही हैं मार्केट में। ठीक है। तो अब लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहन किया जा रहा है कि आपको इजीली इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, सस्ते रेट पे आपको इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, तो अब और ज़्यादा पैसा खर्चो ताकि अब लोग इन्वेस्ट करें एंड मनी मल्टीप्लायर के थ्रू क्या हो कि वापस से वो जो पैसा है इन्वेस्ट किया जा सके इन द मार्केट एंड वोलेटिलिटी जो है इसको अब ठीक किया जा सके, मार्केट की जो हमारी सिचुएशन है वो बेटर की जा सके। देन गवर्नमेंट टू स्ट्रीमलाइन इट्स पब्लिक कम्युनिकेशंस फ्रेमवर्क। तो अब ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट खबर है। कम्युनिकेशन सेक्टर की यहाँ पर बात कर रही है सरकार कि कम्युनिकेशन को बेटर किया जाना है सरकार के द्वारा। तो अब ये यूनिफाइड प्लान है उसको रीच आउट करने की यहाँ पे सरकार बात कर रही है। कम्युनिकेशन नॉट ओनली इन इंडिया एंड आउटसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफिशियल्स का नंबर बढ़ाए जाने की बात हो रही है। ठीक है। नंबर यानी कि उनका अमाउंट जो साइज है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन के जमाने के अंदर हमारे जो पोर्टल्स इस हिसाब से सरकार लॉन्च कर रही है एंड इवन कि उनको मैनेज करने के लिए, ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए, है ना, ये सारी चीजें जब सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है तो जो नंबर ऑफ कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी एंड ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाएंगी वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इस वजह से जो इनटेक ऑफ इंफॉर्मेशन इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफिशियल्स है वो बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। IIS जो काडर है इंफॉर्मेशन सर्विसेज के साथ ही जो डील करता है उसके अंदर भी हायरिंग बढ़ाई जाएगी। तीसरी चीज है बोर्ड ऑन मीडिया कम्युनिकेशंस को बनाया जाएगा जो कि ओवरसी करेगा डिसीजंस ऑन ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स और इस IIS कैडर एंड जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज के साथ डील करते हैं उनकी। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए ही आप देखोगे अलग से एक बोर्ड जो है वो काम करेगा। देन क्रिएशन ऑफ पोस्ट एट मोर देन 40 एम्बेसीज जो स्ट्रेंथन करेगा कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स को। ठीक है। एम्बेसीज के अंदर भी अगर आप देखोगे इंडियन एम्बेसीज जो हैं दूसरे नेशंस के अंदर जैसे होती हैं तो वहां पर भी कम्युनिकेशन जो सेक्टर है उसको इवॉल्व करने की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये सिंपल सी न्यूज़ है बट येट इंफॉर्मेशनल खबर है। देन
प्रसार भारती साइंस एमओयू विद रशियन मीडिया बॉडीज। तो एमओयू जो है वो साइन हो चुका है प्रसार भारती का। अब क्या हो रहा है कि एक्चुअली में जो रशिया है उनका आइडिया है कि अरेबियन नेशंस, इवन अरेबिक नेशंस क्या था, एक अरेबिक चैनल जो है उन्होंने अपना लॉन्च किया है कि ताकि जो इन्फॉर्मेशन रशिया के अंदर है या इवन की दूसरे रीजन्स तक पहुंचाने जाने वाली है, जो कि पहुंचाई जनरली नहीं जाती है, तो वो लोकल लैंग्वेजेस में भी एक डिफरेंट नेशंस के अंदर वो बताई जा सके। तो अब यहाँ पर हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में इवन इंग्लिश चैनल को बेसिकली शुरू की जाने की बात की जा रही है। देन एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट टू गवर्नमेंट्स। उन्होंने ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि मल्टीपल रूल्स लॉज को इतना ज्यादा अप्लाई मत करो, ठीक है, कि एक बेसिक सिंपल लॉ एंड रूल को रखो कि जिससे आम जनता भी उसको समझ पाए एंड उसकी इंप्लीमेंटेशन बेटर हो सके। एंड कोई भी इस तरीके का अगर रूल एंड लॉ अगर पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इस तरीके से ये काम नहीं चलेगा। एंड एक्चुअली में पिटिशन क्यों फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, केस इसीलिए आया कि झारखंड गवर्नमेंट ने अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अगर झारखंड के अंदर एस्टैब्लिश करना है, कुछ एक्स्ट्रा ही लॉज लगा दिए थे जिनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं थी, जिस वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। अब बहुत सारी ऐसी चीजें, स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन दे दी, कहीं पे नहीं दे दिया, बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी एंड वॉलंटरी एंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहा था वो प्रोसीजर्स को। तो उन्होंने बोला कि गुड गवर्नेंस इज कि जब आपके रूल सिंपल हो, हर एक के समझ में आए एंड समझने के बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन के थ्रू जनता खुश हो एंड जो अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज या जो ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं उनका यहाँ पर रूल बेटर हो सके, ठीक है। रूल भी कैसे बेटर हो कि वो अच्छे से ऑपरेट कर सके, काम अच्छे से कर सके, सरकार के साथ मिलजुल कर काम कर सके। Then path paved to link India skill based with Russia's demand for laborers। स्किल बेस्ड कैसे, क्योंकि अब मैंने आपको कल ये बताया था कि वॉर के बाद भी एंड इवन जो रशिया है दे आर इन डायर नीड ऑफ माइग्रेंट्स, ठीक है। माइग्रेंट्स कैसे, स्किल्ड लेबरर्स। तो उन्होंने बोला है कि 50,000 भी नहीं, 5 लाख सेमी स्किल्ड वर्कर्स को अब टेम्पररी बेसिस पे रशिया भेजा जाएगा काम सीखने के लिए, काम करने के लिए वहां पर, फिर वो वापस आ सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी एंड यूएस, अगर हम रशिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो ई वीजास दोनों ने ही शुरू कर दिए हैं एक दूसरे के नेशंस के लिए, ठीक है। तो ई वीजास को शुरू कर दिया है, ग्रुप टूरिस्ट वीजा जो है इंडिया ने स्पेसिफिकली रशियन नेशनल्स के लिए यहाँ पर शुरू कर दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि माइग्रेंट सेक्टर जो है अब वहां पर रशिया की रिक्वायरमेंट होगी, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी रशिया में जाकर, ठीक है। वही जो माइग्रेंट्स है जब इंडिया में वापस आएंगे तो बेटर आइडियाज के साथ आएंगे, या हो सकता है कि आगे जाके उनकी भी अपॉर्चुनिटीज जो है, जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाए उनके लिए, है ना, कुछ भी चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। प्लस दूसरी चीज, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए दोनों कंट्रीज ने आपस में इंटरकनेक्टेडली काम किया है एंड ई वीजाज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया। रशियन टूरिस्ट इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली ज्यादा आए, तो ये ग्रुप टूरिस्ट वीजा जो है रशियन नेशनल्स को पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कल के लिए, ठीक है। तो ये टाइज आप देख रहे हो कितने बेटर हो रहे हैं। Then India Russia to work towards boosting trade in national currencies। तो यहाँ पर ना आप देखोगे कि नेशनल करेंसीज में कैसे, अब आप देखो स्विफ्ट सिस्टम है एंड इवन की जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है वो अब यूएस डॉलर के साथ कंपेयर करता है बाकी सारे नेशंस को। तो यहाँ पर इस वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, बिकॉज यूएस का जो डॉलर है वो महंगा हो गया इंडिया के लिए, या INR के अकॉर्डिंगली कंपैरिजन में जो ट्रेड डेफिसिट है वो वाइडन है, या उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है, जस्ट बिकॉज यूएस का जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू इंडियन रुपी। तो उन्होंने बोला कि हम यूएस का जो डॉलराइजेशन वाला प्रोसेस है इसको क्यों ना हम किसी और ऑल्टरनेटिव से ढूंढें, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम डॉलर को यहाँ पे ना देखते हुए हम अपनी करेंसीज को क्यों ना कंपेयर करना शुरू कर दें। अगर दो नेशंस के बीच में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ये ट्रेड को अगर होना चाहिए तो फिर वो रशियन रुपी एंड रशिया का जो रूबल है उसके साथ इंडियन रुपी का यहाँ पे कंपैरिजन होना चाहिए ना, जिसके बेसिस पे एक्चुअली में ट्रेड जो है उसको डिसाइड किया जाना चाहिए अमंग टू नेशंस। तो अब इस चीज़ के ऊपर उन्होंने यहाँ पर बात बोली है एंड इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है WTO को बिल्कुल ही भूला गया है। WTO जो है जिसमें ट्रेड की बात की जा रही है, क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर के बेसिस पे जो उनकी मीटिंग हुई थी पीएम मोदी की एंड पुतिन की, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला था कि अगले साल तक, मतलब इस साल जो कि ऑनगोइंग है, कि हम $100 बिलियन का जो ट्रेड है रशिया के साथ करेंगे। जो इंडिया एंड रशिया दोनों का जो ट्रेड है बायलेटरली वो कितना 100 बिलियन करोड़ के आसपास का होगा, बट इतना हो नहीं पाया। अराउंड 68 बिलियन करोड़ रुपीज जो है, नॉट करोड़, डॉलर्स जो है 68 बिलियन डॉलर्स जो है उतने का यहाँ पर अभी तक हम ट्रेड देखने को मिल रहा है। बट अभी 1-2 महीने फाइनेंशियल ईयर जो है इसके अकॉर्डिंगली देखें तो देयर आर चांसेस कि इसको अचीव किया जा सकता है। अब वो किस तरीके से अचीव किया जाएगा, अल्टरनेटिव सेक्टर्स के थ्रू अचीव किया जा सकता है। आपस में जो डिफेंस टाइज हैं वो बेटर हो, या जो आपस में ट्रेड टाइज हैं वो बेटर हो, सामान इधर से उधर जो मार्केट्स हैं या जो ट्रेड है ऑटोमेटिकली वो बेटर तरीके से हो, किसी भी तरह का ट्रेड हो सकता है ना। तो इसी वजह से क्या है कि अब उस ट्रेड को बेटर करने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो करेंसीज हैं उसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है, प्लस जो ट्रेड डेफिसिट है उसको किस तरीके से कम किया जा सके एंड सरप्लस वाली साइड लेकर आया जा सके, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो नेचुरल फॉर्म है इसको अडॉप्ट करते हुए कि क्या क्या पॉलिसी सरकार को आगे दोनों गवर्नमेंट्स को लेनी चाहिए, उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की जाएगी, ठीक है। तो मेजर पॉइंटर्स इज कि 2030 तक दे वांट के
अब मेजर जो आइडिया है कि 2030 तक दे वांट इज कि हम जो इंडिया और रशिया के जो टाइज हैं वो बहुत बेटर हो, एंड जो साल दर साल जो अब ट्रेड है वो बेटर होता जा सके, बेटर अपॉर्चुनिटीज एक दूसरे के साथ यहाँ पर हो, क्योंकि अब नॉलेज शेयरिंग तो हो ही रही है। इवन इसरो के साथ कोलैबोरेशन की बात की जा रही है, रोकोमोज के साथ। रोकोमोजिस की जो रशियन कंपनी है, रशियन कंपनी भी क्या, रशियन ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इंटरनेशनल भी क्या स्पेस रिसर्च के लिए, तो इसरो के साथ उनकी कोलैबोरेशन की यहाँ पर बात चल रही है ना। तो आगे और ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने आती सुनी जाएंगी अब, जब तक पुतिन यहाँ पर है। वैसे तो वापस जाने की बात हो गई, 2 दिन का दौरा था, 4 तारीख को आए थे, आज चले जाएंगे, बट एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें हुई हैं सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। देन यूपीएससी के जो बैचेस है फॉर फाउंडेशन एज वेल एज ऑप्शनल, दे आर अवेलेबल नाउ। तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर दैट इज www.sleepyclasses.com पर जाकर कोर्सेज को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है। यूपीपीसीएस का बैच भी लाइव हो चुका है फॉर 2026, जो कि फाउंडेशन का कोर्स है, जिसमें आपके प्री एंड मेंस दोनों को कवर किया जाएगा। सेम ही ईमेल आईडी है, सेम जो आपका नंबर है टोल फ्री नंबर वही रहेगा, एंड सेम ही अगर आप देखो तो हमारी जो वेबसाइट है उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी फॉर द कोर्सेज। अगर आप परचेज करना चाहते हो डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जा सकते हो, हमें कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।